हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्यूडो कोड्स। तो स्टूडेंट्स, स्यूडो कोड्स क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे स्यूडो कोड्स एक नॉन रियल कोड्स होता है, यानी एक्चुअल में स्यूडो कोड्स कुछ होता ही नहीं है। फिर कहेंगे ये डिपेंड करता है कि हम पार्टिकल के मोशन को किस रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं। ठीक है, यानी ये सब कुछ देखने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। तो बात करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे कि ये रेफरेंस फ्रेम क्या होंगे। तो यहाँ लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोग रेफरेंस फ्रेम का नाम लेते हैं वो दो तरीके के होंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बात की जाएगा इनर्शियल फ्रेम की। सपोज ये है ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ऐसे स्लाइड कर रहा है किसी वेलोसिटी से, या फिर हम कहें कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ट्रॉली हो गई। अब इस ट्रॉली मूव कर रही है इधर किसी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से, और इसके ऊपर इस ब्लॉक को रखा हुआ है। यानी बात ये है कि हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, यानी हम यहाँ मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ अगर बात करें, ये ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू मूविंग ट्रॉली। तो यहाँ मूविंग ट्रॉली क्या हो गया हमारा रेफरेंस फ्रेम, ग्राउंड क्या हो गया रेफरेंस फ्रेम। तो लॉज ऑफ मोशन में दो तरीके के रेफरेंस फ्रेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को हम लोग कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरे को कहेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो गया ना, यानी पार्टिकल के मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, का पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है या हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम हो गया, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम हो गया। हम किसी मूविंग ट्रॉली से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मूविंग ट्रॉली भी हमारा क्या हो गया रेफरेंस फ्रेम हो गया। हम ट्रेन में बैठ करके रोड पे चलते हुए किसी आदमी को देख रहे हैं तो किस फ्रेम में देख रहे हैं हम लोग, ट्रेन में बैठ करके, तो ट्रेन क्या हो गया हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पहले रेफरेंस फ्रेम की। तो यहाँ जो रेफरेंस फ्रेम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये रेफरेंस फ्रेम होंगे हमारे दो। एक को हम लोग कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है भाई, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यहाँ पे दो तरीके के रेफरेंस फ्रेम होंगे, यानी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी अब हम लोग बात करते हैं कि ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब है रेफरेंस फ्रेम मूविंग with uniform velocity, moving with uniform velocity are at rest। यानी ये वो रेफरेंस फ्रेम है जो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर वो रेस्ट पे हो, ठीक है भाई। अब इस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉज और एप्लीकेबल, तो न्यूटन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये जो न्यूटन्स लॉज हैं वो एप्लीकेबल किसमें होते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। यानी यहाँ जो सबसे खास चीज है वो ये है कि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, जो न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है, कहेंगे ये वो फ्रेम है जो या तो रेस्ट पे होगा या फिर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब वैसे तो कोई इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है नहीं, बट हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि अर्थ हमारा
इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम है। वैसे तो अर्थ भी इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम नहीं है, क्योंकि अर्थ में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है। अर्थ फर्स्ट तो रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। तो दो मोशन अर्थ के पास में है, बट इन दोनों मोशन की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की तो बात छोड़ो, एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो जो भी एक्सेलरेशन है वो सब क्या है, नेग्लिजिबल है। चलिए अगर रिटार्डेशन मैंने बोल ही दिया तो आप रिटार्डेशन है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये अर्थ हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एज्यूम किया कि मूव कर रही है, या एज्यूम कर सकते हैं कि ये रेस्ट पे है। तो अर्थ कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और इस इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में भी न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं हम लोग, या भी देखते हैं थोड़ा सा और, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम क्या होंगे। तो यहाँ पे सपोज ये तो एक ट्रॉली हो गई। अब ये जो ट्रॉली है हमारी वो रेस्ट पे, यानी इस ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। अब अगर इस ट्रॉली पे हम खड़े हो जाते हैं और यहाँ से हम इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है इधर कितने एक्सेलरेशन से, a, या कितनी वेलोसिटी से, v। तो अब इस ट्रॉली जो है ना, ये ट्रॉली क्या है हमारा, कहेंगे यही है रिफरेंस फ्रेम। और इस रिफरेंस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0, क्योंकि ट्रॉली हमारी रेस्ट पे है। तो ये इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं कि अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया F, तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक का F इज इक्वल क्या होना चाहिए, ma, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। दूसरी बात है ये, अगर हम कहते हैं नहीं ट्रॉली तो हमारी मूव कर रही है भाई। अब ट्रॉली अगर हमारी मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही है, तो v कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना कम होने वाली है ना ज्यादा। अब यहाँ पे अगर हम इसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करते और कहते कि ये इधर हमने इस पे फोर्स F लगा दिया और ये किसी एक्सेलरेशन से चलने लगा, लेकिन अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी यहीं पे खड़ा हुआ है, समझ गया। तो अब ये इस ऑब्जर्वर से अगर आप बात करोगे इस ब्लॉक के लिए क्या कंडीशन है, तो ऑब्जर्वर बोलेगा F इज इक्वल टू ma होना चाहिए और a इज इक्वल टू F अपॉन m होना चाहिए। यानी यहाँ पे किसी भी स्यूडो फोर्स की कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि ये भी हो गया इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, यानी ये हो गया इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, ये भी है इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम क्या होंगे, कहेंगे ये वो रिफरेंस फ्रेम होंगे जो या तो रेस्ट पे होंगे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो उसे हम कहेंगे इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। अर्थ एज्यूम इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। अब देखिए इन रिफरेंस फ्रेम में जो है न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, कैसे होंगे वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। दूसरे रिफरेंस फ्रेम की अगर बात करें तो दूसरे टाइप के जो रिफरेंस फ्रेम होते हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम का मतलब है कि अगर ये ट्रॉली हमारी किसी एक्सेलरेशन a0 से मूव कर रही है, ये ट्रॉली हमारी किसी एक्सेलरेशन a0 से मूव कर रही है। अब हम अगर यहाँ पे किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से, इसी मूविंग ट्रॉली से, तो ये जो होगा नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम होगा, समझ गए। या फिर हम कह सकते हैं अब यहाँ ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया, यहाँ हमें स्यूडो फोर्स दिखाई देगा। यह बात करें हम लोग, ये हमारी ट्रॉली होगी और ये जो ट्रॉली है वो किसी रिटार्डेशन से चल रही है, यानी इधर वेलोसिटी तो भी है बट इसमें रिटार्डेशन है a0, और ऑब्जर्वर जो है हमारा वो इसी ट्रॉली पे खड़ा हुआ है। तो ये ऑब्जर्वर कहाँ पे हो गया, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में हो गया। अब ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा
तो यहाँ पे इसको दिखेगा स्यूडो फोर्स। समझ गए ना? तो यानी वो सारे रेफरेंस फ्रेम जिसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये भी हो गया नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है भाई? तो पहले देख लेते हैं हम लोग। ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी अगर कुछ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा तो उस रेफरेंस फ्रेम को हम क्या कहेंगे? एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है? ट्रॉली। मोशन किसका ऑब्जर्व किया जा रहा है? ब्लॉक का। ऑब्जर्वर कहाँ पे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स दिखेगा। समझिए? यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही कंडीशन है। ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक के मोशन को देख रहा होगा तो ये ट्रॉली क्या हो गई? हमारी रेफरेंस फ्रेम हो गई। ट्रॉली यहाँ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a नॉट। तो कैसा रेफरेंस फ्रेम है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इस ऑब्जर्वर को भी इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स दिखाई देगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। नो डाउट स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम इजी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन कैसे फेल होते हैं। ठीक है भाई? तो देखिए हमने यहाँ पे एक बना दी भाई लिफ्ट। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट और ये हो गया ग्राउंड। अब देखिए ये ग्राउंड है और ये क्या है? लिफ्ट। तो ग्राउंड हमारा कैसा हो गया? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब इस ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। यहाँ ये लिफ्ट हो गई। लिफ्ट अभी हमारी यहाँ पे रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है और हमने इस पे एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके रखा हुआ है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम लगा है लिफ्ट से और लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो ये जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इसको हमने कह दिया ए और इधर जो ऑब्जर्वर है उसे कह दिया हमने बी। अब देखिए लेफ्ट जो हमारे लेफ्ट है वो रेस्ट पे है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। क्या हो गया? ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वर ए ने क्या देखा, तो ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग में ऊपर होना चाहिए टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होना चाहिए mg और यहाँ पे ऑब्जर्वर ए ने बोला कि टेंशन होगा mg के बराबर। फिर अगर बात किया जाए भाई इस ऑब्जर्वर बी की, या ऑब्जर्वर बी ने क्या देखा यहाँ पे, तो जब हम बात करें ऑब्जर्वर बी की तो ऑब्जर्वर बी ने भी यही कहा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए और टेंशन किधर होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉब का वेट होगा और यहाँ पर भी T इज इक्वल क्या होगा? mg होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पे दोनों ऑब्जर्वर ने एक ही बात बताई, इसका मतलब ये बात तो सही है कि T इज इक्वल क्या होगा? mg होगा। अब हम देखते हैं इसको दूसरे रेफरेंस फ्रेम में। तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के लिए हमने अभी देखिए फिर से हमने बताया कि ये ग्राउंड हो गया और ग्राउंड में ये अपना ऑब्जर्वर हो गया बी। यहाँ पे ये लेफ्ट हो गई और ये इस लेफ्ट में वही सिंपल पेंडुलम है ऐसे लगा हुआ है और ये हो गया ऑब्जर्वर ए। इस बार हमारे लेफ्ट यहाँ से चलनी शुरू हुई, कितने एक्सेलरेशन से? ए नॉट। अब ए नॉट एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रही इसलिए लिफ्ट क्या हो गई? कहेंगे ये हो गई नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और मान लीजिए ये लिफ्ट चलते हुए यहाँ तक आ गई। अब लिफ्ट चल करके हमारी देखो थोड़ा सा हाइट पे पहुंच गई क्योंकि अभी भी ये ऊपर जा रही होगी किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट से।
और ये ऑब्जर्वर इसी लिफ्ट के अंदर है और ये ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे है। यानी अब अगर हम बात करें कि भाई ऑब्जर्वर बी ने क्या देखा, यानी फॉर ऑब्जर्वर बी, तो ऑब्जर्वर बी हमारा कहां पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे, और ग्राउंड कैसा रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ग्राउंड कैसा रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो यहां जब हम ऑब्जर्वर बी से बात करते हैं तो ऑब्जर्वर बी बोल रहा होगा कि स्ट्रिंग में टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉब का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट यहां पे टेंशन mg से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो कहेंगे नेट फोर्स होगा mg माइनस t माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी t यहाँ पे बढ़ गया, कितना कहेंगे mg प्लस a नॉट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें ऑब्जर्वर ए से भी पूछ लेते हैं, तो ऑब्जर्वर ए से जब बात की गई कि भाई आप बताइए क्या होगा, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो ऑब्जर्वर बी कहां पे है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। अब देखिए ये जो बॉब है पहले भी ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने था, अभी भी ऑब्जर्वर के क्या है, बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये जो बॉब है वो रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली या विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। यानी ये जो ब्लॉक ये देख रहे हैं बॉब, सिंपल पेंडुलम बॉब जो दिख रहा है, ये बॉब क्या है, कहेंगे रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी ये बॉब हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऑब्जर्वर बी केवल बताएंगे कि ऊपर टेंशन और नीचे क्या होगा, mg होगा, यानी t इज इक्वल टू mg होगा। अब देखिए यहाँ पे दो लोगों ने सेम बात को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में जो रिजल्ट बताए दोनों डिफरेंट रिजल्ट हैं, यानी इनमें एक रिजल्ट सही होना चाहिए और एक रिजल्ट गलत होना चाहिए। अब सही और गलत का फैसला क्या होगा, तो उसके बेस पे अगर देखा जाए तो पहले वाली जो लेफ्ट थी वो रेस्ट पे थी या यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी, यानी वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। या ऐसे बात करें कि जो जिस ऑब्जर्वर ने देखा उसने कहां से देखा, ग्राउंड से देखा। ग्राउंड से जब देखा ऑब्जर्वर ने तो ग्राउंड कैसा रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन देखो एप्लीकेबल है। दूसरे ऑब्जर्वर ए ने कहां से देखा, लेफ्ट से देखा। लेफ्ट में क्या है, एक्सेलरेशन है। लेफ्ट क्या हो गई, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यहां न्यूटन्स लॉ फेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वायलेट करने के लिए, उन्हें अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब देखते हैं हम लोग कि ये स्यूडो फोर्स होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन फेल हो गए नॉन इनर्शियल में और इनर्शियल में लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो अब देखेंगे हम लोग ये फेल क्यों हुआ, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो बात करते हैं फिर हम लोग स्यूडो फोर्स की, यानी यहाँ पे देखिए ये एक ट्रॉली बना दी हमने और ये जो ट्रॉली बना दी इस ट्रॉली को हमने किसी एक्सेलरेशन से मूव करा दिया। कितने एक्सेलरेशन से मूव करा दिया भाई, a नॉट, ठीक है भाई। और इसके ऊपर एक हमने ये ब्लॉक दिखाया आपको और ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, ब्लॉक का मास है स्मॉल m और वो इधर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। अब देखिए अगर यहाँ पर भी हम ग्राउंड से खड़े होकर के देखें ग्राउंड से, तो हमें यहाँ किसी स्यूडो फोर्स, कोई स्यूडो फोर्स हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ गया भाई, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर को हम शिफ्ट कर दें इसी ट्रॉली के ऊपर, इसी ट्रॉली पे अगर हम इस ऑब्जर्वर को शिफ्ट कर दें तो ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। इसके पास में एक्सेलरेशन है इसलिए ये हो गया नॉन इनर्शियल। तो इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जब हमारा ऑब्जर्वर पहुंचेगा, यानी यहाँ पे जाकर के ऑब्जर्वर खड़ा हो गया। अब जब इस ऑब्जर्वर से पूछोगे
कि भाई बताइए इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कर रहा है। यानी यहाँ पे ऑब्जर्वर देखेगा मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या देखेगा? मोशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो यहाँ अगर हम कहें बताओ भाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा? तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। यानी क्योंकि रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो आपको लिखना होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। ठीक है भाई। अब अगर हम यहाँ पे इस ब्लॉक के मास से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो गया देखो MABT इज इक्वल टू MAB माइनस MAT। तो देखिए भाई, तो ये जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है? MAB विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यानी M क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। तो ABT क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यानी ये जो हो गया कहेंगे ये तो है फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यानी ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ जो दूसरा टर्म दिख रहा है हमको MAB। अब देखिए MAB वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे भाई? मास तो ब्लॉक का ही है, एक्सेलरेशन भी ब्लॉक का ही है, मतलब ये क्या हो गया? कहेंगे रियल फोर्स। ये है रियल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। अब देखिए जो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है या बहुत अच्छी सी चीज है वो यहाँ पे देखो लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? MAT, जिसमें मास किसका लिखा हुआ है? ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन किसका है? ट्रॉली का। तो ये जो लिख रखा है हम लोगों ने MAT, ये MAT क्या है? कहेंगे बस यही है स्यूडो फोर्स। समझ गए भाई? यही है स्यूडो फोर्स। और इस स्यूडो फोर्स में हमने मास किसका लिया हुआ है? सिस्टम का यानी ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन किसका इस्तेमाल किया हमने? रेफरेंस फ्रेम का। समझ गए? रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन, सिस्टम का मास, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, बट यहाँ दोनों डिफरेंट है। यानी मास ट्रॉली, मास ब्लॉक का, एक्सेलरेशन ट्रॉली का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। अब ये देख करके आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो स्यूडो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे मास ऑफ सिस्टम विद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ ट्रॉली। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आगे देखते हैं हम लोग इसी को। यानी ये जो स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स क्या होगा? कहेंगे ये होगा मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। समझ गए भाई? तो ये रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा, सिस्टम का मास होगा, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कितना लगेगा स्यूडो फोर्स। तो मास किसका है भाई? सिस्टम का है। एक्सेलरेशन किसका है? रेफरेंस फ्रेम का है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में दो लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी का वजन है 120 किलोग्राम, दूसरे आदमी का वजन है 50 किलोग्राम। दोनों ही ट्रेन में खड़े हुए हैं, एक का मास 120 किलोग्राम, दूसरे का मास 50 किलोग्राम, और ट्रेन चल रही है फुल स्पीड में। अचानक ट्रेन ने ब्रेक लगाया मींस रिटार्डेशन कॉज किया,
तो जब रिटार्डेशन क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जो दो लोग खड़े थे, दो डिफरेंट पर्सन जो खड़े थे, उन पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो भी डिफरेंट होगा। 50 kg पर्सन जो है उस पे कितना होगा 50 इंटू रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन, और 120 किलो वाले आदमी पे कितना फोर्स लगेगा तो 120 kg इंटू रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन। यानी ये स्यूडो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है। अगर कम है तो स्यूडो फोर्स भी कम लगेगा, मास ज्यादा है तो स्यूडो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब बात करें स्यूडो फोर्स में डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी, कहेंगे स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट, स्यूडो फोर्स always acting opposite to direction of acceleration or retardation of reference frame। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि ये ट्रॉली है और ये इधर मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a0, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो यहाँ पे ये हो गया भाई नॉन इनर्शियल, तो ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया। अब इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा और जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस रिफरेंस फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन है, किधर है भाई टुवर्ड्स राइट, तो स्यूडो फोर्स ब्लॉक पे किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। समझ गए भाई। या अगर हम बात करें कि नहीं ये ट्रॉली है हमारी और इस बार जो ट्रॉली है वो किसी रिटार्डेशन से चल रही है, मतलब वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है बट इसमें जो रिटार्डेशन है वो इस तरफ है। तो अभी भी ये ट्रॉली क्या है हमारी नॉन इनर्शियल। अब ये नॉन इनर्शियल है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर होता और वो इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करता, तो इस ब्लॉक का जो रियल फोर्स है वो तो इसी डायरेक्शन में होगा भाई एम ए। लेकिन अब देखिए रिटार्डेशन किधर है, पीछे की तरफ, तो जो स्यूडो फोर्स होगा इस पे वो स्यूडो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये हो गया स्यूडो फोर्स। और यहाँ स्यूडो फोर्स कितना होगा, तो मास ऑफ ब्लॉक विथ इनटू रिटार्डेशन ऑफ ट्रॉली। यानी यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो कितना फोर्स होगा एम ए प्लस ए, कितना होगा एम ए प्लस ए नॉट। और यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली तो कितना होगा एम ए माइनस ए नॉट। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सिस्टम with acceleration or retardation of reference frame and always directed opposite to direction of acceleration or retardation of reference frame। समझ गए भाई। यानी यहाँ पे हमने मोशन किसका देखा, ब्लॉक का, किसके रेस्पेक्ट में देखा, कहेंगे ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, और ट्रॉली में हमारी क्या है रिटार्डेशन है, तो कैसा हो गया रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल। अब यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल होंगे। समझ गए ना। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ना ही शुरू कर देते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ा क्या, स्यूडो फोर्स। समझ गए भाई। तो ये होता है स्यूडो फोर्स। अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसके हम लोग 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमने आपसे कह दिया भाई ये लिफ्ट है और ये जो लिफ्ट है हमारी वो ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन कितना लिख दिया हमने a नॉट। तो अब ये जो लिफ्ट है वो क्या हो गई नॉन इनर्शियल, ये हो गई नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जब ये हो गई नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा वही सिंपल पेंडुलम है, कौन देख रहा है उसको, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। कैसे देख रहा है, कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली देख रहा है। तो यहाँ पे भाई अब इसे क्या दिखाई देगा, कहेंगे एक तो इसका वेट होना चाहिए डाउनवर्ड,
दूसरा इस पे इसी डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स होना चाहिए और इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन। यानी यहाँ जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो होगा mg प्लस ए नॉट। यानी अगर आप अपने वेट की बात करें, यानी आप मान लीजिए लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट अगर ऐसे ये ऊपर जा रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, आपका मास कितना है m, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, लिफ्ट क्या हो गई, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। अब ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम है तो यहाँ एक होना चाहिए स्यूडो फोर्स, किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अब इस स्यूडो फोर्स में क्या होगा, क्योंकि मास तो हमारा अपना ही होगा बट एक्सेलरेशन किसका होगा, लिफ्ट का होगा। दूसरी चीज एक फोर्स और लग रहा होगा वेट, और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं, अपैरेंट वेट। तो यहाँ अपैरेंट वेट कितना हो गया, g प्लस ए नॉट। यानी जब आप लिफ्ट में होंगे और लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। कितना बढ़ा हुआ महसूस होगा, ma के बराबर। mg तो पहले भी था लेकिन अब कितना इंक्रीज हुआ आप फील कर रहे होंगे, ma नॉट के बराबर। यही ma नॉट क्या है, स्यूडो फोर्स है, समझ गए ना। तो अब आपका वेट, अपैरेंट वेट थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, यानी नॉन इनर्शियल में हमें एक स्यूडो फोर्स एक्ट कराना पड़ेगा। समझ गए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो रियल वेट है वो कम है, अपैरेंट वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है भाई। अब अगर दूसरे केस की बात करते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे केस में देखिए हमने फिर से यहाँ पे बनाई एक लिफ्ट, और इस लिफ्ट को बना दिया ये इधर जा रही है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v। और फिर हमने यहाँ पे इस पे हैंग करके रखा एक सिंपल पेंडुलम। तो जब हमने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके ऐसे रखा, अब ये ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करना है। तो देखिए इस बार इसके पास में एक्सेलरेशन नहीं, तो ये कैसा रिफरेंस फ्रेम हो गया, इनर्शियल हो गया। ये इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया, समझिए भाई। ये हो गया इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो इस इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टेंशन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, mg। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि लिफ्ट के पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहाँ t इक्वल हमेशा क्या रहेगा भाई, mg रहेगा। यानी रियल वेट इज इक्वल टू अपैरेंट वेट। मैन के केस में अगर बात करें तो ये वही लिफ्ट है आपकी जो v वेलोसिटी से चल रही है। v क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो ये क्या होगा, फिर इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम होगा, और इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में कोई स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो अभी भी हम कहेंगे इसका वेट होगा डाउनवर्ड। अब डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल एक्शन, और n इज इक्वल टू mg होगा। यानी रियल वेट इज इक्वल क्या होगा, अपैरेंट वेट होगा। यानी ये जो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये केवल नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में ही लगेगा, समझ गए भाई। या अगर यहीं पे हम बात करें कि ये लिफ्ट हमारी ऊपर चलने लगी, अब लिफ्ट हमारी ऊपर चलने लगी किसी एक्सेलरेशन से, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। अब हमें यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है भाई। तो दूसरा केस देख लेते हैं फिर। यानी मान लीजिए ये तो है हमारी लिफ्ट, लेकिन ये जो लिफ्ट है वो इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी एक्सेलरेशन a नॉट से, और यहाँ पे हमने एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके रखा हुआ है। तो जब इसे हम यहाँ पे हैंग करके रखा और लिफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये नॉन इनर्शियल है, हम कहेंगे इसमें एक स्यूडो फोर्स होना चाहिए। अब स्यूडो फोर्स किधर होगा, तो रियल फोर्स तो इधर हो गया mg, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है इसलिए स्यूडो फोर्स यहाँ पे किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, ma नॉट होगा। तो यही हो गया भाई स्यूडो फोर्स।
और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा भाई, टेंशन होगा। तो P प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, mg। तो T इज इक्वल हो गया m g माइनस ए नॉट, यानी स्ट्रिंग में इतना सा टेंशन होगा, टेंशन थोड़ा कम हो गया। एग्जैक्टली सेम जैसे आप लेफ्ट में होते और लेफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती किसी एक्सेलरेशन से, या लेफ्ट ऊपर जा रही होती किसी रिटार्डेशन से, और आप इसमें ऐसे खड़े। अब आप जब इस पे ऐसे खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि पहला आपका जो वेट है किधर होगा, डाउनवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा भाई, नॉर्मल एक्शन। और लेफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड। तो लेफ्ट इस बार क्या हो गई, नॉन इनर्शियल, क्योंकि लेफ्ट के पास में एक्सेलरेशन है भाई। तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम होगी। यहाँ एक स्यूडो फोर्स होना चाहिए, किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा, ma नॉट लगेगा, यानी लेफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना होगा स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप वेट की बात करते तो यहाँ पर भी वेट होता, जो अपैरेंट वेट है यानी n, वो n कितना होगा भाई यहाँ पे, तो लिख रहे होते हैं हम लोग n इज इक्वल टू m g माइनस a नॉट, यानी आपको आपका वेट थोड़ा कम फील होगा, बहुत लाइट फील कर रहे होंगे आप, अच्छा लग रहा होगा आपको, आपको भी लग रहा होगा नहीं हमारा वजन ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये इसका कमाल है भाई, स्यूडो फोर्स का कमाल है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम लोग बात करते हैं अगले केस की। यहाँ पे मान लीजिए, यानी यहाँ पे मान लीजिए ये जो लेफ्ट है वो लेफ्ट इस तरीके से इसका हो गया फ्री फॉल, यानी ये जो कैरियर था ये कट गया भाई, तो अब इसका हो जाएगा फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा तो लेफ्ट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और कितने एक्सेलरेशन से जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी से फॉल कर रही होगी। तो अभी भी ये क्या होगी भाई, नॉन इनर्शियल। अब यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा ये, इस पे देखिए एक तो इधर लगना चाहिए इसका अपना वेट, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल एक्शन। लेफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड, तो स्यूडो फोर्स भी ऊपर होना चाहिए, कितना, ma नॉट, और आप लिखते n, तो ये हो गया था m g माइनस a नॉट। बट फ्री फॉल है, तो बट फॉर फ्री फॉल a नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, g हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी आपका वेट 0 नहीं हुआ, अपैरेंट वेट 0 हो गया। तो आपका अपैरेंट वेट क्या हो गया, 0, यानी ना तो अब आप लेफ्ट को परेशान कर रहे हैं, ना लेफ्ट आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, दोनों ही फ्री फॉल आराम से गिरते हुए नीचे चले आ रहे होंगे। समझ गए भाई, तो ये था हमारा स्यूडो फोर्स। और देखते हैं थोड़ा स्यूडो फोर्स के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमने आपको एक क्वेश्चन बताया भाई। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन angle of string as shown in figure, समझिए भाई, यानी बात ये है कि यहाँ पे देखिए कि ये ट्रॉली है, और ये जो ट्रॉली है हमारी वो मूव कर रही है भाई। तो ट्रॉली हमारी जो है वो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a नॉट, और इसकी सीलिंग से हमने एक सिंपल पेंडुलम को ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, इसकी लेंथ है l। अब देखिए ये जो सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, कहेंगे ट्रॉली में लगा हुआ है। ट्रॉली में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ट्रॉली कैसा रिफरेंस फ्रेम हो गया, कहेंगे अब ये ट्रॉली हो गया नॉन इनर्शियल। अब ट्रॉली अगर नॉन इनर्शियल है तो इसमें बॉब पे फिर एक फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा,
कैसा फोर्स लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। यानी अगर आप इसी ट्रॉली में खड़े होकर के इसको देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक इधर स्यूडो फोर्स लगना चाहिए और कितना लगेगा? मास ऑफ बॉब विद इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। अब ये ऐसे जब फोर्स लगेगा तो ये बॉब हमारा चल के यहाँ कहीं आएगा और यहाँ आकर के रुक जाएगा। अब हमें बताना है कि ये इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा। तो अब इस इंक्लिनेशन एंगल के लिए देखिए इस डायरेक्शन में तो हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया MNO, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया भाई mg। अब ये एंगल अगर थीटा है तो फिर हम कहते हैं ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उस टेंशन का इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा t sin थीटा। तो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है t sin थीटा ये बैलेंस कर रहा होगा किसको? स्यूडो फोर्स को। और दूसरा जो t cos थीटा है वो बैलेंस किसे कर रहा है? mg को। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a नॉट अपॉन g या थीटा इज इक्वल क्या होगा? tan इनवर्स a नॉट अपॉन g होगा। समझ गए? तो ये स्यूडो फोर्स है, ma जो लिखा वही स्यूडो फोर्स है। किधर लगा देखिए स्यूडो फोर्स? ट्रॉली का जिधर एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात क्लियर होगी तो फिर से हम देखते हैं। यानी इसे अगर हम चाहते तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसे एक बॉब बनाया, ऐसी एक ट्रॉली बनाई। इस ट्रॉली को हमने अभी अभी मूव कराया था कितने एक्सेलरेशन से? a नॉट। फिर यहाँ पे हमने एक सिंपल पेंडुलम लगा रखा था जिस पे इस डायरेक्शन में हमने स्यूडो फोर्स एक्ट किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब ये मूव करके बॉब हमारा यहाँ आ गया था और हम लोगों ने कहा ये एंगल होगा थीटा। इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लिख रखा था MNO, वर्टिकली डाउनवर्ड हमने अप्लाई किया था इसका वेट mg और ये हो गया टेंशन भी। अब अगर आप इसको रिसॉल्व नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप साइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉ ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा आपने, यानी ऐसे बना देते, कहते ये MA0 हो गया। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था? टेंशन थी। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो गया? वेट हो गया। और ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट अगर हम लिखे यहाँ पे tan थीटा तो क्या होता? MA0 अपॉन mg, m कैंसिल होता और थीटा हो जाता tan इनवर्स a0 अपॉन g। यानी आप यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इंक्लिनेशन एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमने कहा भाई फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स such that block of mass m remain stationary with respect to inclined plane। inclined plane यानी जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ये है देखिए इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल m और ये जो इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है इसका मास कितना है? कैपिटल है। और हमने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इंक्लाइंड प्लेन जो है यानी ये जो ट्रायंगुलर बेस दिख रहा है ये मूव करना शुरू करेगा विद सम एक्सेलरेशन। अब जब ये किसी एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेगा तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम।
अब जब ये होगा नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, ब्लॉक कहां रखा हुआ है, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम पे। ब्लॉक कहां रखा हुआ है, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम पे। अब जब हमारा वेज चलेगा तो फिर ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे वेज के चलने की पॉसिबिलिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। अब वेज अगर हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कितना होगा, तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। दूसरा फोर्स इस पे कौन होगा, कहेंगे इसका अपना वेट होगा mg, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए भाई, यहां पे अगर हम कहें कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे हम कहेंगे एम ए कॉस थीटा, एम ए का एक कंपोनेंट इधर भी आना चाहिए जिसे हम कह रहे होते एम ए साइन थीटा। अब बात करें अगर एम जी की, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। तो एम जी का भी इधर एक कंपोनेंट होता एम जी कॉस थीटा, और mg का भी एक इधर कंपोनेंट आता जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा। अब देखिए, यानी ये जो ब्लॉक है तब स्लाइड नहीं कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर ma cos थीटा और mg sin थीटा इक्वल हो गए। mg sin थीटा अगर ज्यादा होगा तो ये भी ब्लॉक हमारा नीचे आ सकता है। अगर हम कहें नहीं भाई फोर्स हमने कुछ ज्यादा अप्लाई किया हुआ है, ma cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, तो फिर ब्लॉक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। समझिए भाई, लेकिन ये अपनी जगह पे ही रहे, रेस्ट पे ही रहे विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, यानी ये यहीं पे रुका रहे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में फिर ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, और यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या होता, g टाइम थीटा। समझ गए भाई, यानी अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये जो वेज है इंक्लाइन प्लेन, ये अगर इतने एक्सेलरेशन से मूव करे तो फिर ये जो ब्लॉक है ऐसे ही यहाँ पे रेस्ट पे होगा विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। तो इतने एक्सेलरेशन के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, तो टोटल मास क्या हो गया, m प्लस स्मॉल m, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M is the mass of wedge and small m is the mass of block into acceleration, और एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, g टाइम थीटा। यानी अगर हम इतना सा फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन पे अप्लाई कर दें तो ये ब्लॉक बिना किसी सपोर्ट के रेस्ट पे होगा विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। समझ गए भाई, तो ये था स्यूडो फोर्स का कमाल। फिर देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगले एग्जांपल पे हमने कह दिया भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, find magnitude of force such that block falls freely। समझ गया भाई, ये था क्वेश्चन। और है क्या क्वेश्चन यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल क्या है, थीटा, मास कितना है, कैपिटल M। यहाँ पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, बट अब की बार जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है और इस फोर्स की वैल्यू बतानी है जिससे ये फ्री फॉल यानी वर्टिकली डाउनवर्ड धीरे धीरे आता रहे। इसका मतलब है कि जब हम इस बेस पे यानी इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स अप्लाई करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ये इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा लेफ्ट साइड में विद सम एक्सेलरेशन। अब ये किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये जो वेज हमें दिख रहा है इस पे इधर एक लगेगा स्यूडो फोर्स, यानी इफ वेज या इंक्लाइन प्लेन मूव विद सम एक्सेलरेशन then pseudo force acting on the block opposite to acceleration of inclined plane।
यानी अब इधर लग गया भाई एम ए, और ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए वेग। अब अगर फिर से हम लोग देखें यहाँ पे, तो एम ए का भी थीटा है, ये थीटा ये होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आना चाहिए था एम ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए था एम ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब mg को रिजॉल्व करते, तो एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स हो जाएगा जिसे हम कहेंगे mg sin थीटा। अब देखिए इसका फ्री फॉल होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, कहेंगे कांटेक्ट ब्रेक हो, तभी तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। यानी अगर अभी हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें तो क्या लिखते हैं, n प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। समझिएगा ना। फिर कहते हैं फॉर फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी फ्री फॉल होगा। तो फिर ये हो गया था एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन मिला हमें जी कॉट थीटा। यानी इस बार इस प्लेन को कितने एक्सेलरेशन से चलना होगा, जी कॉट थीटा। तो कितने एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कितना अप्लाई करें, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी कॉट थीटा। सॉरी भाई, इतना फोर्स अगर हम अप्लाई कर देंगे तो फिर ये ब्लॉक फ्री फॉल होगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। किधर आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ नजर आएगा, ऐसे गिर रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लिखा है पार्टिकल स्लाइड्स डाउन a smooth inclined plane of elevation theta fixed in elevator going up with acceleration a naught. The base of inclined plane has length l। यानी यहाँ पे हमें जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में एक लिफ्ट दिख रही है, और इस लिफ्ट का जो बेस है वो एक इंक्लाइन प्लेन है, और इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या है, थीटा। जो बेस लेंथ है इंक्लाइन प्लेन और लिफ्ट की दोनों इक्वल है, कितनी, एल हो गई, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m। साथ ही साथ ये लिफ्ट हमारी a नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। यानी यहाँ पे निकालना एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन हैविंग सम एक्सेलरेशन, इट मींस ये हो गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो इसका देखिए, एक तो वेट होना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और दूसरा इसका जो स्यूडो फोर्स होगा एम ए नॉट, वो भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्सेस हो गए। तो भाई देखिए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से, एक mg हो गया और दूसरा स्यूडो फोर्स हो गया ma नॉट। अब क्या किया जाए, कहेंगे इनको रिजॉल्व कर लो भाई। इस डायरेक्शन में क्या होगा, फिर नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अगर रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में आएगा m g प्लस a नॉट साइन थीटा, और यहाँ इस डायरेक्शन में होना चाहिए m g प्लस a नॉट cos थीटा।
तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ये ब्लॉक हमेशा ऐसे स्लाइड करेगा, ये ब्लॉक जो है ऐसे स्लाइड करेगा, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गया, तो वो फोर्स हो गया भाई एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। समझ गया भाई। फोर्स अपॉन मास की बात करें हो गया जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, यानी फोर्स अपॉन मास क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। समझ गए ना, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ये हो गया भाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी यहां पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपके सामने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। कोई बात नहीं है, यानी अभी जो हम लोगों ने देखा वो ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन था, उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। और ये इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से चल रहा था, तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो था g प्लस ए नॉट साइन थीटा। कितने एक्सेलरेशन से, बेस लेंथ कितनी गिवन थी l, तो भाई इसको इतनी से डिस्टेंस चल के आना है इतने एक्सेलरेशन से। तो हम यहाँ अगर लिखें cos थीटा, तो cos थीटा हो गया देखो l अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट s, तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको l अपॉन cos थीटा, ये हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ s इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो ये टाइम 0 होता, टाइम कितना लगना चाहिए, अंडर रूट 2s अपॉन a, अंडर रूट 2s अपॉन a, तो इतना सा टाइम लगना चाहिए। अब s की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं भाई, l अपॉन cos थीटा, l अपॉन cos थीटा। a की जगह पे क्या लिखेंगे, g प्लस ए नॉट साइन थीटा, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए भाई, कैसे आएगा वो देख लो फिर। यानी ये t इज इक्वल हो गया भाई अंडर रूट 2 लिखा हमने, s की जगह पे क्या लिखते, l अपॉन cos थीटा, और एक्सेलरेशन की जगह पे होता g प्लस ए नॉट साइन थीटा। तो इतना टाइम लगेगा, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ये होता है कमाल किसका, स्यूडो फोर्स का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये आ गया, देखो भाई क्या लिखा है, इफ द एलिवेटर गोइंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी अगर ये एलिवेटर जो हमारे लेफ्ट थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती तो फिर क्या हो जाता है, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगता नहीं, एक्ट नहीं करता, तो स्यूडो फोर्स को हम लोग हटा देंगे। फिर क्या होगी बातचीत, तो फिर देखिए भाई, अब जो ये लिफ्ट बनी थी उसमें कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगता, तो जब कोई स्यूडो फोर्स इस पे नहीं लगता क्योंकि ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक रखा था उस पे अब केवल इसका वेट लगेगा mg। इधर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा था, तो इधर क्या हो जाता g sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया g cos थीटा। तो g cos थीटा यानी mg cos थीटा, mg cos थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया, हम यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ आ रहा होता, अब नीचे आ रहा होता तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता, फिर g sin थीटा, और टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2s अपॉन a, तो ये हो गया था 2s था l अपॉन cos थीटा, और फिर लिख देते हैं g sin थीटा, तो यानी टाइम कितना हो गया, अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा cos थीटा।
तो ये हो गया आंसर √2l/g sin थीटा cos थीटा, पहला ऑप्शन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि अब स्यूडो फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो a नॉट वाला कंपोनेंट 0 हो गया। फिर देखते हैं भाई आगे क्या है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मास of block A such that block C remain stationary with respect to weights. अब इतनी बात समझ में आ गई, विद रेस्पेक्ट टू वेट्स। यानी क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, ये ग्राउंड हो गई। अब इस ग्राउंड पे एक ऐसा ये वेज रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा, और इसके ऊपर ये ब्लॉक सी रखा है जिसका मास स्मॉल m है, ये सी हो गया, और इसका मास कितना हो गया, कैपिटल M हो गया। यहाँ पे पुली लगी हुई है और ये स्ट्रिंग इस पुली से होकर के यहाँ लटकी हुई है, यही है ब्लॉक ए, और इसी का मास हमें कैलकुलेट करना है। यानी आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो हैंगिंग ब्लॉक है ए, इसका कितना मास हो, कितने बड़ा ब्लॉक हम यहाँ हैंग करें जिससे ये जो ब्लॉक सी दिख रहा है वो रेस्ट पे हो विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। एज्यूम ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो जब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और हम सिस्टम को स्टेशनरी रखते तो ये ब्लॉक तो स्लाइड करके नीचे चला जाता। समझ गए भाई, ये ब्लॉक हमारा अब तक स्लाइड करके नीचे चला जाता। तो बस ये बताना है कि कितने एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम मूव करे जिससे ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे रहे, क्योंकि ये जो ब्लॉक रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, और अगर ये इंक्लाइन प्लेन किसी एक्सेलरेशन से चलना शुरू करेगा तो इस ब्लॉक पे लगेगा स्यूडो फोर्स। क्या लगेगा, इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा। अब अगर बात किया जाए स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, तो स्यूडो फोर्स के लिए देखिए, अगर ये सिस्टम हमारा इधर जाता है एक्सेलरेशन ए से, तो इस ब्लॉक पे इधर स्यूडो फोर्स लगेगा स्मॉल m a। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होना चाहिए mg, इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। अब फॉर इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पे रहे, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके 0। तो अगर हम बात करें कि इधर तो लगेगा स्यूडो फोर्स ma, ऐसे दिख रहा है हमको नॉर्मल रिएक्शन, तो फिर ऐसे हमें क्या दिख रहा है भाई, mg। सॉरी है भाई, ऐसे क्या दिख रहा है हमको, mg दिख रहा है। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है भाई, 90, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो जाएगा ये, तो भाई ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, और ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल से क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, फिर a नॉट अपॉन g, यानी a नॉट कितना होना चाहिए, g tan थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा सिस्टम इधर a नॉट एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दे, ठीक है भाई, जिसकी वैल्यू कितनी हो, g tan थीटा, तो ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट पे रुक सकता है। तो इतने एक्सेलरेशन के लिए, कितना एक्सेलरेशन आए कहां से, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने का काम कौन कर रहा है, m डैश। हम कहते हैं यहाँ पे फिर
ए नॉट एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स कितना आ गया m डैश g अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास में कौन कौन चलेगा, कैपिटल M भी चलेगा, स्मॉल m भी चलेगा और m डैश भी चलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ जो इस पूरे सिस्टम को मूव कराने वाला फोर्स है वो कितना है m डैश c। तो एक्सेलरेशन क्या होगा F नेट अपॉन टोटल मास, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वही वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ वैल्यू क्या चाहिए हमको, g tan थीटा। तो g tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया m डैश इनटू g अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। अब यहाँ से हम लोग m डैश कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो m डैश कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो m डैश यहाँ पे हो गया भाई देखो tan थीटा, g से g खत्म हो गया। tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा m डैश अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। तो ये हो गया भाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m tan थीटा प्लस m डैश tan थीटा इज इक्वल टू m डैश। तो m डैश की जो वैल्यू हमको मिलनी चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू tan थीटा अपॉन में लिख रहे होते 1 माइनस tan थीटा। समझिए भाई, ये m डैश की वैल्यू होना चाहिए। और अगर ऐसे कर दें कहीं हम कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 1 अपॉन tan थीटा -1, ये बात समझ में आ गई क्या होगा, इस tan थीटा को नीचे लाओ 1 अपॉन tan थीटा और ये हो गया 1। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन cot थीटा -1। यानी अगर इस हैंगिंग ब्लॉक की इतनी सी वैल्यू होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यानी जिस पे ब्लॉक सी रेस्ट पे होगा, यानी ब्लॉक सी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। तो चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कह दिया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली such that block remain stationary समझ गए भाई, ये कोई ट्रॉली है और ये ट्रॉली इसका मास कैपिटल M है, इधर ये मूव कर रही है भाई, इसके अगेंस्ट में ये ब्लॉक है और आपको बताना है इसका कितना एक्सेलरेशन हो जिसकी वजह से ये ब्लॉक अगेंस्ट ट्रॉली रेस्ट पे रहे। और हाँ, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू। अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन का नाम नहीं लिया था, अब लगा देते हैं फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये ट्रॉली हमारी आगे जा रही होगी किसी एक्सेलरेशन ए से, तो जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो फिर इसके ऐसे लगना चाहिए स्यूडो फोर्स, और इस डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए नॉर्मल एक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा ब्लॉक का वेट। अब ब्लॉक जब नीचे गिरना चाहेगा तो ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है भाई म्यू एम होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो m जो है वो कितना हो गया m a हो गया। समझ गए भाई, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा फिर म्यू एम। अब देखिए फ्रिक्शन ने बैलेंस किया हुआ है mg को, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल क्या होना चाहिए mg, यानी म्यू m a इज इक्वल क्या होना चाहिए mg। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू g अपॉन म्यू। यानी अगर ये ट्रॉली हमारी इतने एक्सेलरेशन से मूव करती रहे तो फिर ये ब्लॉक अगेंस्ट ट्रॉली रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम में होगा, फॉल नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए भाई, हमने लिखा क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स,
such that magnitude of force such that all the blocks above trolley remain in equilibrium या remain at rest। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रॉली है एक बड़ी सी, और इस ट्रॉली का मास कितना है, कैपिटल है। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, यहाँ से रस्सी पास किया और यहाँ एक ब्लॉक हमने टांग दिया M2। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। कैलकुलेट क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अगर देखें कि अगर हम फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ट्रॉली हमारी इधर जाएगी इसी एक्सेलरेशन से। अब ट्रॉली जब हमारी इधर जाएगी एक्सेलरेशन A से, तो फिर इस ब्लॉक पे ऐसे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स M2, और इस पे इधर क्या होना चाहिए, नॉर्मल एक्शन। ये नॉर्मल एक्शन कौन लगाएगा, ट्रॉली लगाएगी। किस पे लगाएगी, ब्लॉक पे, और ब्लॉक पे इधर से स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, दोनों आपस में बैलेंस कैंसिल हो गए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होना चाहिए भाई M2G, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टेंशन T। अब इस ब्लॉक की बात करें तो इस पे भी नॉर्मल एक्शन किधर होगी, अपवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G, और इस पे इधर एक स्यूडो फोर्स लगेगा फिर M1A, और इधर क्या लगेगा, टेंशन T। अब देखिए यहां से लेके यहां तक हमने सिंगल स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी इस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, सेम। तो यहाँ देखेंगे अपर ब्लॉक को तो T1 इक्वल क्या हो गया, अपर ब्लॉक की बात करें तो T इक्वल क्या हो जाएगा, M1A। लोअर ब्लॉक की बात करें तो T इक्वल क्या हो गया भाई, M2G, यानी M1A इक्वल टू M2G। कुल मिला के हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया कि M2/M1 × G, यानी अगर ये पूरा सिस्टम इतने एक्सेलरेशन से मूव करता रहे तो फिर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेंगे या रेस्ट पे होंगे विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो यहाँ फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, F नेट, यानी टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए ना, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। टोटल मास क्या हो गया, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, M2G अपॉन M1। यानी अगर इतना फोर्स हम अप्लाई कर दें इसके ऊपर तो ये फिर सबके सब क्या रहेंगे, रेस्ट पे विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।